हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर वेरी ब्यूटीफुल चैनल आइडियल फिजिक्स क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का 9th लेक्चर। और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस ऑन वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस बारी बारी आपके सामने आएंगे। आपको वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। अगर ट्राई नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे, ट्राई जरूर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा होगा, ट्राई कर लो। कर लिया ट्राई? हम करें। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द साइन ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल भाई, अंडरस्टैंड समझना बहुत जरूरी है। द स्टेट केयरफुली इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आपको वर्क डन प्लस में है या माइनस में है, बस ये बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन, आप बता सकते हो आराम से इजीली। ठीक है, पहला, वर्क डन बाय ए मैन इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय मींस ऑफ ए रोप टाइड टू द बकेट। एक बकेट है जो एक रोप रस्सी से बंधा हुआ है और एक आदमी उसको ऊपर की ओर खींच रहा है। सही, तो फोर्स ऊपर लगा रहा है वो आदमी। वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय उस, वो जो आदमी फोर्स लगा रहा है उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो हमें निकालना है। तो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, ये बकेट ऊपर की ओर जा रहा है। फोर्स ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर, वर्क डन डबल बराबर प्लस धनात्मक। बी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द बॉक्स। ग्रेविटेशन फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, वर्क डन नेगेटिव। नेगेटिव 180 डिग्री का एंगल है ना, फोर्स तो नीचे, mg फोर्स नीचे, ये बोला ना ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा, तो mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, 180 डिग्री का एंगल, वर्क डन नेगेटिव। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन। ये इंक्लाइन प्लेन है और ये कोई बक्सा है, बॉक्स है, ऑब्जेक्ट है जो इधर मूव कर रहा है। अब ये इधर मूव कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के डायरेक्शन अपोजिट, 180 डिग्री का एंगल, तो वर्क डन माइनस। डी, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अप्लाइड फोर्स, ये बॉक्स है, इसको खिसका के इधर लेके जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन प्लस वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन वाइब्रेट। एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस, तो एयर रेजिस्टेंस रेजिस्टिव फोर्स द्वारा तो किया गया कार्य होता है वो ज्यादातर क्या होता है, नेगेटिव ही होता है, तो इसमें भी नेगेटिव। तो क्वेश्चन समझ में आया, वेरी इजी क्वेश्चन था। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, ट्राई कर लो इसको। कर लिया, ट्राई करें हम। A body of mass 2 kg initially at rest move under the action of an applied horizontal force of 7 Newton on a table of its coefficient। देखो, एक मास है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg और इस पे फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स 7 न्यूटन का फोर्स लगा के, और ये इसको मूव कराया जा रहा है। अब ये मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के कितने दे रखा है, 0.1 दे रखा है। तो ये सब चीजें आपको दे रखी है, आपको ए बी सी डी निकालने हैं। तो ए क्या है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। अप्लाइड फोर्स द्वारा किया गया कार्य, ए की फॉर्मूला याद रखो, एफ डॉट डी एक्स x1 टू x2। इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला एफ डॉट डेल्टा एक्स वाला, या कहो कि एफ डॉट एक्स वाला, ये सारे फॉर्मूले इसी के देन है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एफ डॉट डी एक्स। अब एफ कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाता है, dx अब जीरो से, ये हमें x निकालना पड़ेगा, हमारे पास x है नहीं। देखो निकालते हैं इसको, x निकालो, u t प्लस हाफ 80 स्क्वायर, इससे निकालेंगे। आपको u जो है इसमें, जो क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग में दे रखा है ना, बॉडी ऑफ इनिशियल एट रेस्ट, तो u जीरो है, ये आपको दे रखा है, तो u जीरो है, तो हाफ a की वैल्यू कैसे निकालोगे, f बराबर एम ए, एफ की वैल्यू 7, एम की वैल्यू 2, ए बराबर 7/2
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 7/2 टी स्क्वायर 1/2 ए टी स्क्वायर की वैल्यू 10 का स्क्वायर 100, ये 50, ये 25, तो x बराबर कितना आ गया, पाड़े भूल गए मैं तो, टेबल 7×5 = 35, 7×2 = 14, 14×3 = 175 मीटर, 175 मीटर आया। ये हमारे पास x आ गया। तो यहाँ से ये चलना स्टार्ट करता है, तो इसको मान लो 0 और ये 10 सेकंड, इसका जो टाइम है t बराबर 10 सेकंड, यहाँ तक ये जब पहुंचा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो हो गया 175। तो यहाँ से अगर तुम लिमिट लगाना चाहते हो तो 0 से 175 तक लिमिट लगा सकते हो। फोर्स तो कांस्टेंट है तो 7 बार बाहर आ जाएगा, dx तुम लिखो तो 175 माइनस 0, ये लो माइनस 0, तो यही बचेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 7×5 = 35, 49 और 3 = 52, ये लो 1225 जूल, ये आपके पास वर्क डन आ गया। ठीक है, बी वाला पार्ट देखो, x बराबर कितना है 175 मीटर, ये लिख लो, आगे भी काम आएगा। बी बोल रहा है आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकंड, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकंड, फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया वर्क निकालना है। तो फ्रिक्शन Fr से डिनोट कर देते हैं। फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू एन होता है, म्यू एन होता है। ठीक है, एन मतलब mg हो गया, और काइनेटिक फ्रिक्शन तो म्यू के लग जाएगा। तो डब्ल्यू फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया कार्य, इसको ये अप्लाइड फोर्स है इसलिए इसको ए लिख दो, इसको एफ फ्रिक्शन लिख दो, माइनस का म्यू के एम जी, माइनस साइन क्यों लगाया पता है ना, फ्रिक्शन जैसे ये जो बक्सा है या ऑब्जेक्ट है जो इधर मूव कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट लगेगा, तो 180 डिग्री का एंगल मतलब माइनस का साइन, तो माइनस का म्यू के एम जी, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना 175। तो फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया कार्य निकाल लो, माइनस का म्यू के माइनस का 0.1, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1/10, एम की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 10 लिख लो। इजी कैलकुलेशन के लिए स्मॉल जी की वैल्यू जितनी भी क्वेश्चन करेंगे, जितनी भी क्वेश्चन करेंगे अभी, उसके लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलो इजी कैलकुलेशन के लिए। आपकी मर्जी, अगर आप 9.8 लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। 175 वो ठीक है, सारे आगे, ये लो मल्टीप्लाई कर दो, 200 कितने चलो कर दो, 5 दूनी 10, 15, 350, 350 जूल, ये आ गया। ठीक है, सी वाला पार्ट देखो, वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन 10 सेकंड, नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स कैसे निकाल सकते हो, ये रहा सीधा सीधा आपके सामने, ये माइनस का, ठीक है, ये माइनस आएगा, तो 1225 डब्ल्यू नेट लिख लो, डब्ल्यू नेट 1225 जूल माइनस का 350 जूल, ये लो भाई निकाल लिया। घटा दो इसको, 5 12 माइनस 5 7, 11 माइनस 3 8, 875 जूल, ये नेट वर्क डन आ गया। ठीक है, डी वाला पार्ट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकंड, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नेट फोर्स ये आपको पता है, ये रिलेशन आप जानते हो, ये लो भाई, तो टाइम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना ही आ जाएगा वापस, ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इमेज आ रही होगी आपके सामने, आ रही है क्या, आइए तो फिर करो क्वेश्चन को। अब आपके पास 3 4 5 ये तीनों क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, कर लो। ठीक है, ट्राई करो, करते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 वेरी इजी क्वेश्चन है, 5 नंबर तो एकदम इजी है, 5 नंबर तो एकदम ही इजी है। वैसे ये 3 क्वेश्चन अभी मैंने साथ में लिए, तीनों इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और इनमें से भी सबसे जो इजी है वो 5 नंबर क्वेश्चन है। देखने में जो बड़ा लग रहा है नहीं, ये 5 नंबर क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा आपको, बट एक्चुअली में ये सबसे इजी है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट मतलब u बराबर 0, it undergoes one dimension motion with constant acceleration
अच्छा, पहले मतलब कोई ऑब्जेक्ट था, एक बॉडी थी, एक बॉडी थी जो पहले इनिशियली रेस्ट में थी और फिर बाद में वो एक्सेलरेट हो गई, मतलब उसमें एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। पहले रेस्ट में थी, सोचो 2 मिनट, पहले रेस्ट में थी फिर उसमें एक्सेलरेशन आया, मतलब फोर्स जो लगा है इस तरफ लगा है और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हुआ है, वेलोसिटी भी इस तरफ है, ठीक है। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या कह लो कि वेलोसिटी अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन तो सेम होती है, एक्सेलरेशन ये फोर्स, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है, डिस्प्लेसमेंट। अगर ये ऑपोजिट होते तो फिर इस प्रकार होता कि बक्सा ना, ये जो बॉडी है वो चल रही होती, फिर इसको रोकते रोकते तब ये कंडीशन होती। बट अभी तो पहले से ये रुका हुआ है, इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको एक्सेलरेट किया जा रहा है। आप समझ सकते हो कि इनकी क्या है, डायरेक्शन सेम होती है एफ एंड वी की। एफ एंड वी क्यों ले रहे हैं, क्यों समझाना चाह रहे हैं, देखो इसमें लिखा है पावर। पावर आपको पता ही है क्या होता है, एफ डॉट वी होता है ना, हाँ एफ डॉट वी होता है। तो क्या निकालना है हमको, द पावर डिलीवर्ड टू इट ए टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, पावर किसके प्रोपोर्शनल है आपको ये निकालना है, पी बराबर एफ डॉट वी। एक और फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बाई टी, ठीक है, अभी इसका यूज नहीं करेंगे, इसका यूज कर रहे हैं। एफ बराबर एम ए, ये डॉट का साइन हटेगा, कोस जीरो, सेम डायरेक्शन तो कोस जीरो, ओके ये समझ गए होंगे आप, एफ एम एम ए। और वी, वी को वी, तो वी को लिख सकते हैं dx बाई डी टी। वी बराबर ऐसे लिखो, देखो वी बराबर यू प्लस ए टी, ये आपको पता ही है वी बराबर यू प्लस ए टी होता है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये जीरो हो गया, वी बराबर 80 हो गया, तो 80, वी बराबर 80 है तो ए स्क्वायर ये टी। तो आपको दिख रहा है कि पी और टी में क्या रिलेशन है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही होगा, इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है, पी प्रोपोर्शनल है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के। चौथा क्वेश्चन पढ़ो, ये भी इसी प्रकार से है, ए बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, डिस्प्लेसमेंट पूछा आपसे, पी बराबर ए बॉडी इज मूविंग इन डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सोर्स कांस्टेंट पावर, पी बराबर एफ डॉट ई। ये इनका जो साइन है वो है, फोर्स एंगल जीरो है, फोर्स एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन इसमें भी सेम है, ये देखा ना यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस, यूनिडायरेक्शनली एक ही डायरेक्शन में है। तो एफ एम ए, वी का मान डी एक्स बाई डी टी रखा, ए डी एक्स बाई डी टी, एम ए वी का मान डी एक्स बाई डी टी, इसको रखो, देखो ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे, क्योंकि हमें निकालना है अक्स प्रोपोर्शनल टाइम के कितना होगा, तो हमें क्या निकालना है, अक्स निकालना है हमें। अब देखो यहाँ से कौन सी क्या चीज रखनी है, हमें कैसे पता चलेगा भैया, अभी आपने ए बराबर एम ए लिखा और बी को डी एक्स बाई डी टी लिख दिया, बट अभी मैं लिखूंगा ए को डी वी बाई डी टी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ना कौन सी चीज क्या रखनी है। तो देखो आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है अक्स, अक्स प्रोपोर्शनल टाइम के, तो हमें अक्स निकालना है। तो अक्स निकालने के लिए पहले हमें वी निकाल लेंगे, अगर हमारे पास वी आ गया तो फिर इंटीग्रेट करके हम एक्स निकाल लेंगे, समझ रहे हो, इस प्रकार करेंगे। तो है बराबर एम ए, ये वी पड़ा है, पी बराबर एम डी वी बाई डी टी, वी डी वी इधर एक साइड ही रखा वी डी वी, और ये रखा वी डी वी पी डी टी, पी बाई एम डी टी। इसको अब देखो ये रिलेशन आपके सामने आ रहा है, करना कैसे देखो, वी डी वी किसके प्रोपोर्शनल है भाई, डी टी के, ठीक है। तो अब इंटीग्रेट करते हैं इसे, तो वी स्क्वायर बाई टू टी, तो वी स्क्वायर टू टी, अभी टू तो खुद कांस्टेंट है, इसकी कोई बात नहीं, हमें तो टू तो खुद कांस्टेंट है ना, तो अब ये v जो है किसके प्रोपोर्शनल हो गया, t की पावर 1/2 के। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं dx बाई डी टी, 1/2, टी को उधर भेज दो, dx प्रोपोर्शनल t की पावर 1/2 dt। तो अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो अक्स, इसको करोगे तो t की पावर 1/2 प्लस 1, ये लो
कौन सा ऑप्शन है? टी की पावर 3/2, तीसरा ऑप्शन है, इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, ये आपसे पक्का पक्का हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो बस, एकदम इजी है, एकदम इजी, एकदम इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन यही है मेरे हिसाब से। ए बॉडी कंसंट्रेटेड टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस, ए बॉडी कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब कि बाध्य है, वो बाध्य मतलब बंधी हुई है, जैसे किसी आदमी की बंधन होता है ना, बंधन, लिमिटेशन बोल सकते हो, लिमिटेशन, ठीक है। तो एक बॉडी बाध्य है, उसकी लिमिट है कि वो जेड एक्सिस में मूव कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस में मूव कर सकती है, ये दे रखा है। ए बॉडी कंसंट्रेटेड टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स एफ इज गिवन बाय, आपको एफ दे रखा है, माइनस का आई कैप, प्लस का 2 जे कैप, प्लस का 3 के कैप न्यूटन, ये आपको फोर्स दे रखा है। वेयर आई जे के यूनिट वेक्टर है, आपको पता ही है, अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ऑफ द सिस्टम रिस्पेक्टिवली। ओके, बहुत अच्छी बात है, इसने बहुत ही बढ़िया बात बताई है ना ये पहले से आपको पता, अगर ये नहीं दिया तो भी आपको पता ही है ये चीजें। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग द जेड एक्सिस, वर्क डन निकालना है, और जेड एक्सिस में पूछा है, ये बॉडी जेड एक्सिस में जो ये फोर्स है ये लगी रहा है जेड एक्सिस में, और ये पूछ रहा है जेड एक्सिस में, वो भी 4 मीटर के लिए। तो यहाँ ये फोर्स है एफ डॉट एक्स होता है, तो ये लो एफ डॉट एक्स न्यूटन एक बार हटा दो, तो एफ डॉट, ये एफ, ये डॉट, ये डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर एफ, ये डॉट एक्स 4, किसमें? जेड एक्सिस में, तो के, ये आपको पता ही है कि ये सब जीरो हो गई, ये एक ही बचेगा, ये 12 जूल, हो गया कंप्लीट, बस निकल के आ गया आपके, इतना ही तो है, ठीक है। ये तो जीरो होंगे ना, ये दोनों, तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ये तो जीरो हो जाएंगे, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, 12 आपको आंसर मिल जाएगा, कंप्लीट। 5 नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ी थोड़ी मीडियम जो लेवल है आपका स्टार्ट होता है। An electron and a proton are detected in the cosmic experiment. The first with kinetic energy 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट and the second with 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Which is faster? देखो, which is faster? काइनेटिक एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन दे रखा है, कैसा नंबर क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, एक प्रोटॉन दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल दे रखा है। आर डिटेक्टेड इन कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट द फर्स्ट विथ काइनेटिक एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड द सेकंड विथ 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दे रखी है। आपसे पूछा कि विच इज फास्टर, द इलेक्ट्रॉन और द प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में फास्ट कौन चल रहा है, जिसने ये बताया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये फास्ट चल रहा है क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो भाई आपका गलत भी हो सकता है, क्योंकि इसने बोला फास्ट, तो फास्ट जो है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी या आपकी स्पीड पे, बट काइनेटिक एनर्जी सिर्फ क्या स्पीड पे डिपेंड करती है, वो मास पे डिपेंड करती है। अगर किसी बॉडी का मास बहुत ज्यादा है तो हो सकता है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, स्पीड कम हो। फास्टर पूछा है, फास्टर का सीधा सीधा सिंपल सा मतलब है कि आपको स्पीड देखनी है, वेलोसिटी देखनी है, ठीक है, बट काइनेटिक एनर्जी तो एम भी आता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा, चेक करो, 1/2 mv², ये फॉर्मूला लगाओ, बराबर ये इलेक्ट्रॉन लिख दो, ये 10 कितना है, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1/2 m, यहाँ पे ई लगा लो, यहाँ पे पी लगा लो, यहाँ पे वी पी लगा लो, और 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हो क्या, बिल्कुल जानते हो, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। आपको प्रोटॉन का मास दे रखा है 1.67, ये जरूरी नहीं दिया हूं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, 1.6 इंटू, ठीक है, ये दे रखा है आपको 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भी आपको याद होना चाहिए, इसने दे दिया अलग बात है, बट आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। 1.6 10⁻⁻⁹ कितना जूल।
बस ये चीजें दे रखी है, विच इज फास्टर द इलेक्ट्रॉन और द प्रोटॉन, ऑब्टेन द रेशियो देयर स्पीड्स, इनके स्पीड के रेशियो भी निकालने हैं। पहले भी इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन फिर वीपी, ये निकालना है। इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, प्रोटॉन दे रखा है और इवन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस इतनी चीजें दे रखी है आपको। अब आपसे जो पूछा है वो निकाल लो। निकाल सकते हो क्या? थोड़ा बहुत करते हैं चलो। कैलकुलेशन बड़ी थोड़ी लेंथी होने वाली है। इनका तो क्या ही है, ये तो आपको याद होनी चाहिए। तो वही यहाँ से देखो, हमको निकालना वी ई स्क्वायर, तो 10 गुणा 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब हमें जूल में निकालना है, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, सभी को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। सभी की जो एम के एस है या ऐसा यूनिट है उनमें कन्वर्ट करो। तो 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 ये लिखा, ये हमने लिखा। अब ये 2 यहाँ पे आ गया, एम ई ये बट्टे में आ जाएगा ना, इसके बट्टे में चला जाएगा। तो एम ई 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ऐसे आ जाएगा। 31 kg को ऊपर ऊपर लिख दो, ये हो गया। इसको नीचे लिख दो, वो वैसे भी कर सकते थे सीधा सीधा, ठीक है। और कुछ, ठीक है, ये 10 की पावर 4 बन गया। कैलकुलेशन तो देखो आप कर ही सकते हो, नहीं फालतू टाइम वेस्ट होगा, ये तो आप खुद ही कर लेगा, ठीक है। ये पॉइंट से पॉइंट काट दो, तो 10 की पावर 4 और ये 35 हो जाएंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभी हो भी सकती है, आप ही कर लेना। तो ये 16×32 इंटू 10 की पावर 35, 35 इसको ये काट दो, ठीक है। कितना बचेगा? 35 -19 करेंगे तो 15 में से 9 गए 6, इधर बचा 2 में से 1 16, ये 16 हो जाएगा 91। अब ये कैलकुलेशन ये कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। इसी प्रकार आप वीपी निकाल लो। वीपी अब ये रूट में लग जाएगा ना, इसका रूट रूट लगेगा तो ये रूट लग जाएगा। कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, काफी लेंदी कैलकुलेशन है। इसी प्रकार ये कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। दोनों में से जो ज्यादा आएगा उस देख लेना कि कौन ज्यादा, जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी वो फर्स्ट चल रहा है। वीई और वीपी आपके पास आ जाएंगे, रेशियो आप निकाल ही सकते हो, ठीक, निकाल लेना, ये कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन कराने बैठ जाऊंगा ना मैं तो पता नहीं है, तो ये वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आप कैलकुलेशन आप पे छोड़ देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7, a raindrop of radius 2 millimeter falls from a height of 500 meter above the ground. A raindrop of radius 2 millimeter falls from a height 500 meter. एक रेन ड्रॉप है, ये रेन ड्रॉप जिसकी रेडियस दे रखी है आपको 2 मिलीमीटर, तो ये अगर इसकी रेडियस दे रखी है तो ये कहीं ना कहीं स्फेरिकल है। स्फेरिकल, जैसे भी बूंद जो होती है वो स्फेयर टाइप की होती है ना, उसकी जो शेप होती है वो स्फेयर होती है, गोलाकार ऐसे। तो इसकी जो रेडियस दे रखी है आपको, ये 2 मिलीमीटर दे रखी है इसकी रेडियस। फॉल्स फ्रॉम ए हाइट 500 मीटर, ये अर्थ सरफेस कंसिडर करो, और यहां से ये 500 मीटर की हाइट पे, 500 मीटर, ओके, above the ground. It falls with decreasing acceleration due to viscous resistance of air until at half its original height it attains its maximum terminal speed. जब ये अपनी हाफ हाइट पे यहाँ पे पहुंचता है, यानी यहाँ से 250 मीटर, यहाँ से 250 मीटर है 250 मीटर, जब ये इस पॉइंट पे पहुंचता है, इस पॉइंट को मान लो नाम दे दो सी, नाम दे दो। तो जब ये सी पॉइंट पे पहुंचता है तो इस रेन ड्रॉप की जो वेलोसिटी हो मैक्सिमम हो जाती है, यहाँ पे मैक्सिमम। और ये बोल रहा है कि इसका जो एक्सेलरेशन है, ये रेन ड्रॉप है, इसका एक्सेलरेशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, एक्सेलरेशन 0, तो
नेट फोर्स ये भी 0। आगे बढ़ते हैं। एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अब यूनिफॉर्म स्पीड आप देख लो, आपकी एक्सेलरेशन 0 हो गया, नेट फोर्स भी 0 हो गया। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप इन द फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ इट्स जर्नी। आपको ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य निकालना है, मतलब ये इतना और ये इतना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य कितना होता है भाई, एम जी एस। अब यहाँ एम जी फोर्स नीचे है, ठीक है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही है, तो माइनस साइन लगेगा, तो यहाँ पे किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, कोस 0 है। तो मास तो हमें दे नहीं रखा, अब आप मास चाहो तो निकाल सकते हो। मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, रेडियस है, ये दे रखी है आपको। तो यहाँ से आपको मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, ये तो सीधा रख दो एक बार, कोई नहीं। बट आपको अगर ऑप्शन दे रखे होते हैं और आपको पूरा एकदम पूछा होता है कि ये सब क्या है, तो बताना पड़ता। बट इसमें आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, ठीक है। आगे जेई और जेई मेन और नीट के क्वेश्चन आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। लास्ट के जो क्वेश्चन है वो जेई मेन और नीट के क्वेश्चन है, तो उसमें मैं ऑप्शन वगैरह दिखाऊंगा। इसमें मल्टीपल क्वेश्चन दिए गए, इसमें देखो आपको ये बोला गया है कि इसमें जो ग्रेविटेशन फोर्स, ये जो फर्स्ट हाफ है इसमें ग्रेविटेशन फोर्स ने कितना काम किया, फिर ये जो अगले वाला जो नेक्स्ट हाफ है इसमें भी इसने ग्रेविटेशन फोर्स ने कितना काम किया। इसमें मल्टीपल क्वेश्चन दिए गए इस टाइप का जो क्वेश्चन है, और उसमें ऑप्शन की कोई गुंजाइश है नहीं, तो ये आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। बट ये आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए है कि आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो। 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू आपको दे रखी है 2 मिलीमीटर, मतलब 2 × 10⁻³ मीटर होता है। सब ऐसा यूनिट में रखा करो। जी की वैल्यू 10 मान लो, ये एम जी की वैल्यू मतलब 10, और एच कितना है 250 मीटर है ना, हाँ। तो ठीक है यार, ये तो जो भी आ जाएगा ठीक है, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये फर्स्ट हाफ में एम जी एच है, सेकेंड हाफ में भी तो ये इसकी जो वर्क डन बाई ग्रेविटेशन फोर्स है वो सेम ही रहेगा ना। ये फर्स्ट हाफ का निकाला, मतलब इसका भी तो यही होगा ना। इसमें ना तो ये जो वाटर ड्रॉप है इसका ना तो ये तो मास चेंज हो रहा, ना तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा, ना ये हाइट चेंज हो रही। ये भी 250 मीटर, ये भी 250 मीटर, एम सेम है, जी सेम है, एच सेम है, तो ये जो वर्क डन है ये भी सेम ही रहेगा, ठीक है। ये दोनों चीजें हमने निकाली। आगे देखो क्या पूछ रहा है, what is the work done by resistive force in the entire journey if its speed on reaching the ground 10 मीटर पर सेकेंड। रेजिस्टिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य, अब ये आपको निकालना है। यहाँ आप क्या यूज कर सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम, अब आप सोचोगे कि कैसे पता चला। वर्क डन निकालने के लिए एक तो फॉर्मूला, देखो वर्क डन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन एफ डॉट डेल्टा एक्स, ये किया करो एफ डॉट डी एक्स। इसी फॉर्मूले के दो रूप होते हैं, एफ डॉट एक्स, एफ डॉट डेल्टा एक्स। ये अपने हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। ये एफ कांस्टेंट है, अरे यार ये एफ कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन से बाहर आता है तो ये dx इस प्रकार बन जाता है, और ये अगर ये इस प्रकार है x-0 तो ये इस प्रकार बन जाता है, ठीक है। पहले ये बन जाता है फिर ये बन जाता है, ये तो एक ही बात है, फॉर्मूले आपको सुना है। फिर हम जो वर्क डन निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है उससे। ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा और ये मैंने करवाया भी है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो बीच का ग्राफ है, जैसे मान लो कैसा ऐसे बन रहा है, तो इसके ये जो पूरा एरिया है ये आप कैलकुलेट करो तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया, एक ये चीज हो गई। और तीसरी चीज है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम आप यूज करो और वर्क डन निकाल लो, ठीक है। तो बस यही तरीके होते हैं। अब रेजिस्टिव फोर्स आपको दे ही नहीं रखा कि रेजिस्टिव फोर्स है कितना, तो आपको रेजिस्टिव फोर्स नहीं दे रखा तो ये फॉर्मूला आप यूज नहीं करोगे, कैसे कर सकते हो। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का सवाल ही पैदा नहीं होता, बच्चा क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला ये वर्क एनर्जी थ्योरम। ये कैसे पता चला, क्योंकि देखियो आपको ये इफ इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इन 10 मीटर पर सेकंड, आपको स्पीड दे रखी है कि ये जब ये ग्राउंड पे यहाँ पे पहुंचता है ना, डायग्राम मिटा दिया हमने, जब ये रेन ड्रॉप यहाँ पे पहुंचती है जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, ये ग्राउंड को ठीक हिट करने से पहले यहाँ की जो वेलोसिटी आपको दे रखी है कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है। अब यहाँ आप वो लगा सकते हो, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी आपने कैलकुलेट करी, और यहाँ अगर ये रेस्ट से चल रहा था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी 0।
तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इनिशियल तो जीरो है, तो काइनेटिक इनिशियल जीरो ही है ना, ये रेस्ट ही चल रहा होगा, देखो देते नहीं रखा इसका, ठीक है, इसकी जीरो ही है काइनेटिक इनिशियल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल आप निकाल सकते हो 1/2 m, तो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, वी स्क्वायर आपको 10 दे रखा है। अब ये निकालोगे तो ये आपको मिल जाएगी रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, बस ये है। अच्छा रुको रुको, ये आपको क्या मिलेगा, नेट फोर्स द्वारा वर्क डन मिलेगा, ये आपको जो रेजिस्टिव फोर्स द्वारा नहीं मिलेगा, ये आपको वर्क डन मिलेगा W नेट, वर्क डन बाई नेट फोर्स। जितने भी फोर्सेस मौजूद है, अगर आप ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हो तो ये जो वर्क डन मिलता है, जितने भी फोर्सेस मौजूद है उनके द्वारा किया गया कार्य मिलता है ना। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स भी जो मौजूद है, तो आपको ये जो है इन दोनों को ऐड करो, ठीक है। एक तो ये जो फर्स्ट हाफ वाला जो वर्क डन था, सेकंड हाफ वाला वर्क डन था ग्रेविटेशन फोर्स वाला, इन दोनों को ऐड करो, फिर क्या है W रेजिस्टिव जो फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है, अब बूंद नीचे गिर रही है तो ग्रेविटेशन फोर्स को ज्यादा मानते हुए मैं W रेजिस्टिव फोर्स है ये करोगे, तो ग्रेविटेशन फोर्स आपको इसकी वैल्यू तो पता ही है, माइनस ये, इसको इधर भेज देना, या आप कैलकुलेट कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, कैलकुलेशन की कोई बात नहीं। कैलकुलेशन ऐसे तो कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन अपने हिसाब से बिठा के कितना ही बड़ा कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट मेन आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। आपको ये चीजें समझ में आई कि जरूरी नहीं कि अगर आपको मास, इसमें हो सकता है मास दिया हुआ होता, आपको मास दिया होता तो आपके लिए आसानी होती है हर चीज कैलकुलेट करने की, बट हो सकता है आपको मास दिया हुआ ना हो, मास आपको भी कैलकुलेट करना पड़े। हाँ, हो सकता है आपको रेडियस दी हुई तो आपको पहले से ऐसे ये चीजें पता होनी चाहिए कि जो रेन ड्रॉप है तो इसको आप लोग को स्फेरिकल कंसिडर करना है, ठीक है। इसमें दे नहीं रखा थी कि एक स्फेरिकल, अगर दे दिया पहली बात दे भी सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि दे, तो आपको रेन ड्रॉप है उसको आपको स्फेरिकल कंसिडर करना है, स्फेरिकल, फिर उसका जो वॉल्यूम होता है ये आपको पता होना चाहिए कि 4/3 ये पाई आर क्यूब, स्फेयर का फॉर्मूला ये तो होता है, ठीक है। फिर इसकी ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। डेंसिटी, मेरा सजेशन है कि आपको वाटर की डेंसिटी एंड एयर डेंसिटी, ये दोनों आपको याद है। वाटर डेंसिटी होती है 1000 पर मीटर क्यूब एंड एयर डेंसिटी होती है 1.22 केजी पर मीटर क्यूब, 1.22 केजी पर मीटर क्यूब, और ये होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये सारी चीजें आपको पता चली, ठीक है। वर्क डन निकालना है, ये फॉर्मूला, फिर ये ग्राफ, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सारी चीजें यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि कौन सी चीज से कैलकुलेट किया जा सकता है, आपको क्या चीज दी गई है, उसके अनुसार आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, उसके हिसाब से आपको ये चीज देखनी है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम। कैलकुलेशन आप आराम से बैठ के कर सकते हो, नहीं करो तो इसके लिए कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। नहीं कर लेना, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ओके, तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलो, ये क्या बोल रहे हैं हाँ, ये आपसे बन जाएगा, इसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। 5 नंबर के बाद जितना आसान 5 नंबर था, 5 नंबर से भी आसान है ये, जिसको आता है ना उससे, उसके लिए तो ये 5 नंबर से भी आसान है। 5 नंबर तो थोड़ा उसमें कैलकुलेशन तो थी, इसमें तो कुछ नहीं है, उसमें तो सिर्फ बताना है आपको, सिर्फ जानकारी दी गई बस। ए मॉलिक्यूल इन ए गैस कंटेनर हिट्स हॉरिजॉन्टल वॉल विद स्पीड 200 मीटर पर सेकंड एंड एंगल 30 डिग्री विद द नॉर्मल एंड रीबाउंड विद द सेम स्पीड। भाई एक एयर मॉलिक्यूल है जो हॉरिजॉन्टल वॉल है इससे टकराता है, ये 30 डिग्री एंगल पे मान लो नॉर्मल है, यहाँ से इसे 30 डिग्री एंगल पे टकराता है, ठीक है। तो टकराने के बाद मेन जो बात है, यहाँ पे एंगल मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वॉल मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे इसका टकराना मैटर कर रहा है, ये टकराता है और उसी स्पीड से वापस लौट आता है। अब ये जो एयर मॉलिक्यूल है, ये भी तो एयर मॉलिक्यूल यही तो है, ये क्या अलग अलग है क्या, ये इसका नाम सुरेश है, ठीक है। आप में से कोई सुरेश तो नहीं है, कोई नहीं भाई, ठीक है कुछ भी कंसीडर कर लो, इसका नाम सुरेश है, तो ये सुरेश यहाँ से टकराया और यहाँ पे वापस आ गया, दोनों है, तो सुरेश ऐसे थोड़ी एक अलग अलग मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है। मेरे कहने का मतलब ये एक ही मॉलिक्यूल है, तो इनका मास तो सेम ही है 1/2 mv²। अब इसकी वेलोसिटी भी सेम दे दी, ये बोल रहा है कि यहाँ से टकराए और टकराने के बाद वापस वही वेलोसिटी, इसकी वही स्पीड हो गई
तो 1/2 mv² क्या रहा, सेम रहा, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या रही, सेम रही। यानी हम क्या कह सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रही, कंजर्व रही। तो जिस भी कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, लीनियर मोमेंटम तो हर कोलिजन में कांस्टेंट रहता है, बट काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में कांस्टेंट रहती है। यही तो पूछा है आपसे, देख लो। इस मोमेंटम कंजर्व इन द कोलिजन, ये बता हो रहा है कि देखो यहाँ पे कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, आपने बता दिया, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलता। इज द कोलिजन इलास्टिक और इनइलास्टिक? इलास्टिक कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ट्राई करो, कर लिया ट्राई करें। A pump on the ground floor of a building. A pump on the ground floor of a building can pump up water to fill a tank of volume 30 मीटर क्यूब इन 15 मिनट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक वाटर टैंक है, पानी की टंकी, एक बिल्डिंग की पानी की टंकी है, और मोटर लगी है, या कह सकते हो पंप लगा है, पंप। ये पंप क्या करता है, इस 30 मीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम कितना दे रखा है, 30 मीटर क्यूब, 30 मीटर क्यूब के आयतन वाली, वॉल्यूम वाली पानी की टंकी को ये 15 मिनट में भर देता है। कौन? ये पंप। 15 मिनट में, टी कितना दे रखा है, 15 मिनट, तो 15 गुना 60, 15 छक्की 90, ये 900 सेकंड में भर देता है। और ये हाइट कितनी दे रखी है आपको, 40 मीटर दे रखी है, 40 मीटर दे रखी है, वो पढ़ते हैं आगे। इफ द टैंक इज 40 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ओके, एंड द एफिशिएंसी ऑफ द पंप इज 30 मीटर, सॉरी 30%। निट्टा एफिशिएंसी को, दक्षता, एफिशिएंसी को, ये जो साइन है इट्टा है, इट्टा, ईटा, ईंट होती है ना, ईंट, ईंट, ईंट इट्टा 30%। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कोई मशीन होती है, कोई आदमी भी हो सकता है, आदमी भी एक प्रकार का मशीन ही है। बस आदमी और जो हमारे द्वारा मशीन बनाई गई है, आदमी और आदमी द्वारा जो बनाई गई मशीन, उनमें सिर्फ एक ही फर्क है, और वो है इमोशन। ठीक है, बट आजकल का जो मनुष्य है वो इमोशनलेस हो गया है। तो मशीनों में और आदमी में आप कोई फर्क नहीं रहा। घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। ओके, कोई नहीं, आ गया तो आ गया, क्या कर सकते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप? हमें इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक, ELECT, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पावर ज्ञात करनी है जो इस पंप ने कंज्यूम की। समझना, ये इलेक्ट्रिक पावर, हम बटन चालू करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर जाती है, तो ये जो पंप है इलेक्ट्रिक पावर लेता है। इसने मान लो 100 ली पावर, इलेक्ट्रिक पावर इसने 100, इलेक्ट्रिक पावर 100 यूज की, इसने 100 लिया, और बट काम कितना किया, 30 का। इसकी एफिशिएंसी देखो 30%। इसका मतलब ये है एफिशिएंसी, जितना ये पावर ले रहा है उसका बस 30% ही यूजफुल वर्क कर रहा है। समझ रहे हो, ये बात है। हमें निकालना है कि इसने ये जो इलेक्ट्रिक पावर है कितनी कंज्यूम की। इसका फॉर्मूला ये होता है, नीटा बराबर होता है आउटपुट बट्टा इनपुट। तो आउटपुट पावर बट्टा इनपुट पावर। अब देखो, हमको क्या क्या निकालना है, देखो ये नीटा की वैल्यू तो आपको दी गई है। अगर हम आउटपुट निकाल सकते हैं, हम आउटपुट निकाल सकते हैं, इनपुट तो आपको खुद को निकालना। देखो इलेक्ट्रिक पावर, आउटपुट हमें निकालना है, आउटपुट अभी निकालेंगे। देखो ये जो हमें चीजें दी गई है, ये वॉल्यूम दिया गया है, ये टाइम दिया गया है, ठीक है, ये हाइट दी गई है, इससे हम क्या निकालेंगे, आउटपुट पावर निकालेंगे कि हमने जो कितना कंजम्पशन, हम जो यूजफुल है वो कितना हो रहा है। इनपुट हमें निकालना है, ये तो पूछा ही। ठीक है, करते हैं आउटपुट। आउटपुट पावर कैसे निकालेंगे, पावर का पहले तो फॉर्मूला देखो, एक तो ये बहुत सारी चीजें। आउटपुट तो पावर है, पावर है, उसका फॉर्मूला बताओ, W/T। ये तो पहले आउटपुट वर्क तो निकाल लें,
कितना वर्क कर रहे हैं हम, ये जो पंप है ये वर्क कितना कर रहा है, ये जो पंप है ये वर्क कितना कर रहा है। यहाँ पानी है, पानी तो जो होज होती है, होज उसमें होता है पानी, या फिर ट्यूबवेल वगैरह लगी होगी, तो वहां से ये जो पंप है, ये मोटर होती है, पानी की मोटर पंप होता है, ये ऊपर भेजता है। पानी तो नीचे है, पानी तो नीचे है, पानी को ये पंप करके ऊपर भेजता है 40 मीटर वो। तो बताओ, आप बताओ, ये वही कंडीशन तो है कि ऑब्जेक्ट को मैंने उठा के यहाँ रखा, ये वही तो कंडीशन है। तो एम जी एच यही तो वर्क डन होगा। ये वर्क डन आपके पास आ गया, टी का भाग लगा दो, ये टी आपको दे रखा, देखो आपको पावर मिल जाएगी, ये आउटपुट पावर होगी। इट्टा आपको दे रखा है 30%, 30% मतलब 30/100। फिर इनपुट निकाल सकते हैं। अब आप खुद से करो, आप भी कराओ भैया, बिल्कुल करवा देंगे, बट पहले आप करो। मैं क्या करता हूँ, पहले आपको खुद से ट्राई करने को कहता हूँ कि पहले आप खुद क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ कि देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है और आपको क्या पूछा है। पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद फिर आप खुद से किया करो एक बार और क्वेश्चन, उसके बाद फिर भी ना बने तो फिर तो मैं करवा ही रहा हूँ। ठीक है, निकालो भाई आउटपुट वर्क निकालो। ये लो W बराबर एम जी एच, इसमें क्या ही बड़ी बात है यार, W बराबर एम। ओहो, एम नहीं दिया यार। ठीक है, अभी तो हमने एम निकालना सीखा था यार, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में एम निकाला तो था हमने, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखो ये दे रखा आपको, और डेंसिटी मैंने बताई था 1000 kg/m3। तो ये 30, तो कितना आ गया, 3 × 10⁻⁴ kg, यानी 30,000 किलो। 30,000 किलो पानी, या कैसे 30,000 लीटर, ये थोड़ा ठीक लगता है ना। तो ये मान लो, तो 3 × 10⁻⁴, ये 10, ये h 40 मीटर है। तो W कितना आ गया, 4×12, 12 × 10⁻⁴, 10⁻5, 10⁻6, ये लो। तो वर्क डन कितना है, 12 × 10⁻⁶ जूल। अब आपको क्या करना है, टाइम का भाग लगाना है। तो पावर निकाल लो, W/T, तो 12 × 10⁻⁶ अपॉन में टाइम कितना है, 900, ये 900, ये 10⁻2 से ये गया तो 10⁻6 4 बचा, और ये 3 के पहाड़े से काट दें, ये 3, और ये कितना बचा, 4। अब 3/4 आप करते हो तो मेरे हिसाब से 1.33 आता है क्या, इतना ही आता है शायद मेरे हिसाब से, जितना भी आता है आप ये कर लेना। पी आपके पास आ गया है 30%, तो 30/100, 10 से 10 कैंसिल, तो 0.3, 0.3। आउटपुट ये आपने निकाल लिया, 4/3 × 10⁻⁴। ये इनपुट हमने कितना दिया, अब आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, सिंपली कैलकुलेशन है आपके सामने। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पावर जो है वो कितनी आएगी आपके पास, ये इधर आ गया, ये नीचे चले गए, तो 4/3 × 10⁻⁴ अपॉन में 0.3। ओके, इसको अगर ऐसे लिखें 0.3 को, ये ऊपर चला गया तो 10 की पावर हो गया 5, तो ये आ गया 4/9 × 10⁻⁵। ओके, ये क्या आ गया, वॉट आ गया, वॉट। ठीक, आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देवियों और सजनों, कृपया करके ट्राई करें देवियों और सजनों। उम्मीद करते हैं देवियों और सजनों ने जरूर ट्राई किया होगा, नहीं ट्राई किया तो देवियों और सजनों नहीं सीखने वाले आप लोग। अरे ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, पढ़ के तो देखो एक बार, आंसर मिल ही जाएगा आपको। Two identical ball bearing is contact with each other and resting on a frictionless table are hit head on by another ball bearing of the same mass moving initially with a speed v. If the collision is elastic, which of the following is a possible result after collision? कोलिजन के बाद ये आपके पास 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपके पास ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इन तीनों में से कौन सा सही है भाई। ठीक है, कोलिजन के बाद इसमें से तीनों में से कौन सा आएगा, कोलिजन इलास्टिक है, अरे सब कुछ तो दे दिया इसने, टिक लगाना है आपको।
अगर आपको नहीं पता चल रहा है, बहुत सारे बच्चों को पता चल गया है, अच्छी बात है, बट आप जब ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आप जो अमिताभ बच्चन वाला देखा कौन बनेगा करोड़पति, उसमें वो लाइफ लाइन देता है 50-50 वाली, तो वैसे भी है करो कि यार जो ये वाला ऑप्शन होते हैं कि पक्के पक्के नहीं है, नहीं है पक्के पक्के, उनको हटा दो कि यार ये वाला तो पक्का पक्का नहीं है। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे, तीनों ऑप्शन को फिर आराम से बैठ के सोचा करो कि हाँ यार कौन सा होगा कौन सा होगा। फिर थोड़ा और सोचने पे, थोड़ा और गहनतम जाने पे आपको लगता है कि यार ये भी नहीं है, फिर आपके पास 2 ऑप्शन बचे। अब इन दोनों में और ज्यादा गहरा गहनतम जाना पड़ेगा, जो आप नहीं जा पा रहे, तो फिर इन दोनों में से आपको तुक्का लगा दो, ठीक है। तो कभी कभी तुक्का भी लगाना चाहिए, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है तो तुक्का लगा दिया करो, जो आपको लगे, अंदर से फीलिंग आती है कि यार पक्का मुझे लगता है ये वाला हो सकता है, तो ऐसे अगर हो लगता हो तो लगा दिया करो। तो इस प्रकार से भी करना होता है कि पक्का पक्का ये तो नहीं है, पक्का पक्का ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे ऐसे भी करना होता है। तो यहाँ आपको कौन सा पक्का पक्का है कि ये तो नहीं ही है। तीसरा, तीसरा, तीसरा क्यों? देखो ये जुड़ गए आपस में, स्टिक टू ईच अदर, ये तीनों जुड़ गए आपस में, करेक्ट, स्टिक चिपक गए एक दूसरे से। तो चिपकना तो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में होता है ना। तो ये तो इनइलास्टिक, अब दे इलास्टिक कोलिजन रखा है, तो ये तो पक्का पक्का नहीं है। दूसरा वाला देख लो। अब यहाँ आपको यहाँ पे देखना है कि 1 2 3 इसकी जो वेलोसिटी है, ये 2 और 3 बिफोर कोलिजन की बात कर रहा हूँ, ये दोनों क्या थी, रेस्ट में थी, तो इनकी जो वेलोसिटी है, इसकी भी v बराबर 0, इसकी भी v बराबर 0, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी v 0 थी, सॉरी कुछ ना कुछ थी, इसकी वेलोसिटी v थी। अब इलास्टिक कोलिजन है तो मास तो देखो चेंज हो नहीं रहा है इन तीनों का, इसमें लिखा है 2 आइडेंटिकल बॉल बेरिंग, इसका इनका जो मास है वो सबका सेम है, तो मास सेम है, ये जो 3 बॉल है इनका मास सेम है। अब वेलोसिटी जिस जहां पे सेम दिख रही है आपको, मतलब इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई होता है, तो जहां काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, आप बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन वो इलास्टिक कोलिजन शो करेगा। तो आप देख लो m तो सेम ही होता है, m 1/2 है ही, जहां पे v, इधर भी v है उधर भी v है, वो ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो v/2 नहीं, ये दोनों स्टिक हो गए, ये ऐसा, और ये दोनों मिलके v/2 स्पीड से चल रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। अब ये इसमें दिख रहा है कि ये अकेला जो है ये v स्पीड से चल रहा है, बस, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा वाला, दूसरे वाले में काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया जा रहा है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो सभी में अप्लाई होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो सभी कोलिजन में अप्लाई होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इलास्टिक कोलिजन होता है, सिर्फ आपको यही देखना है। तो दूसरे वाले में जो है ये v, इसका जो 3 नंबर है इसमें ये दिखा रखा है, बाकी ये 2 और 3 मिलके v/2 स्पीड से चल रहे हैं, और इधर v है उधर v/2 है, तो फिर यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने आ रहा होगा, पढ़ो इसको। The bob of a pendulum is released from a horizontal position. Bob of a pendulum, पेंडुलम दे रखा है आपको ये, और इज रिलीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इस प्रकार दे रखा है, यहाँ से ये हिंज किया गया है, ठीक है, फिक्स किया गया है यहाँ से, और इसका जो इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम 1.5 मीटर, इसकी जो लेंथ दे दी आपको ये 1.5 मीटर दे दी। व्हाट इज द स्पीड विथ विच द बॉब अराइव्स एट द लोअर मोस्ट पॉइंट, ये यहाँ से मोशन करके ये यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ आपको वेलोसिटी बतानी है, मतलब स्पीड बतानी है इसकी, कि यहाँ इस पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी, लोअर मोस्ट पॉइंट, गिवन दैट इट डिसिपेटेड, यानी इसकी एनर्जी लॉस हो गई, खत्म एकदम, 5%, 5% एनर्जी जो है इसकी लॉस हो गई, ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा तो इसकी 5% एनर्जी गायब हो गई। अब इस पॉइंट से आप देख सकते हो ये तो क्या है, इक्विलिब्रियम जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो यहाँ से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होती है। इस हाइट से, ये हाइट कितनी बता सकते हो यार, ये तो दे ही नहीं रखी, अरे दे रखी है, ये देखो ये दे रखी 1.5 मीटर, है ना, है ना, है ना, है ना, तो ये कितनी 1.5 मीटर, तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा भाई, इसको यहाँ पकड़ के रखा हूं मैं, ये ऐसे इसको मैं यहाँ पे पकड़ के रखा हूँ,
पकड़ के रखा हूं तो वेलोसिटी जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो जो भी एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, एम जी एच। एम आपको क्या दे रखा है, नहीं दे रखा, कोई नहीं, चलो एम का एम ही रहने दो। जी आपको 10, एच 1.5, पॉइंट हटा, 10 नीचे लगा, 10 से 10 कैंसिल हो गए, तो 15 एम, 15 एम, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इतनी दे रखी है आपको। अब चलो ये निकाल लिया। 5% एनर्जी, इसकी मैं बात करूं कि पहले जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो एमजीएच थी, पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच थी, इसका 5% जो लॉस हो गया, 5% एनर्जी लॉस हो गई, यानी एमजीएच माइनस का 5% एनर्जी लॉस होगी, मतलब 0.05 एनर्जी चली गई, तो बची कितनी भाई, 0.95 एनर्जी बची एमजीएच, इतनी एनर्जी बची। ये जब यहां से यहां तक आया तो इसके पास जो एनर्जी बची वो इतनी बची, 0.95 एमजीएच। समझ, सॉरी 0.05 लिखना था, मैं आपको माइनस करके दिखा रहा, तो कितने बचेगा, 0.095 एमजीएच, ये एनर्जी बच गई आपके पास, ये एनर्जी यहाँ पे है। तो ये जब यहाँ पे आता है तो इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, 0.95 एमजीएच की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², 0.95 mgh, ये तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं वैसे, तो m से m तो कैंसिल हो गया, v² बराबर, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, क्योंकि m से m कैंसिल हो जाता है, इसको सीधा फिर ऐसे ही कैलकुलेट कर लेना, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन कर लेना, इसकी जरूरत ही नहीं है। v² बराबर कितना आ गया, 2 इंटू 0.95 इंटू 10 इंटू 1.5, ये लो कैलकुलेट करो, आंसर निकालो। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व होता है। 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखो, कर लो, ट्राई कर लो, आपके सामने आ रहा है। क्या बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, ए ट्रॉली ऑफ मास 300 केजी कैरिंग ए सैंड बैग, ट्रॉली ऑफ मास 300 केजी, एक ट्रॉली है भाई, और इसका जो मास है वो 300 केजी का है, प्लस इसमें रेत का भरा हुआ थैला भी है, ए सैंड बैग, इसमें रेत भरी पड़ी है, इसमें एक बैग है, ठीक है, बैग इमेजिन कर लो, ऐसे बैग है और इसमें रेत भरी पड़ी है, धूल ही धूल, ठीक है, धूल बोलते हैं, धूल भरी आंधियां, तो धूल, कितनी किलो की धूल है इसमें, 25 किलो की, टोटल मास हो गया ट्रॉली का 325 केजी। इज मूविंग यूनिफॉर्मली विथ ए स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर, 27 किलोमीटर पर आवर की आपको स्पीड या वेलोसिटी दे रखी है आपको, और ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म, दिस इज यूनिफॉर्म, एक समान, फ्रिक्शन लेस ट्रिक, जिसपे ये चल रहा है ये फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। आफ्टर ए वाइल सैंड स्टार्ट्स लीकिंग आउट ऑफ ए होल ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रॉली एट द रेट ऑफ 0.05 kg पर सेकेंड। यहाँ पे मान लो कोई होल बना हुआ है और यहाँ से ये जो सैंड बैग है, मान लो ये यहाँ पे ऊपर लटका हुआ नहीं है, मधुमक्खी का जो होता है ना, मधुमक्खी का घर, मधुमक्खी का छत्ता, वैसा लग रहा है इसको, यहाँ पे मान लो, तो यहाँ से जो ये रेत है ये इस होल से निकल रही है, और इसकी निकलने की जो रेट है वो 0.05 kg पर सेकेंड है, यानी 1 सेकंड में इतनी रेत बाहर निकल गई। ओके, ओके, तो अब ये बात पूछ रहा है कि पूरी रेत, ये जो पूरा सैंड बैग है, रेत का जो थैला है वो पूरा जब खाली हो गया, खाली होने के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है, v बराबर u प्लस 80, स्पीड पूछिए, ठीक है, तो v बराबर इनिशियल वेलोसिटी 27 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेशन कितना, यूनिफॉर्म मतलब a बराबर 0, तो 0, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी सर, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 27 किलोमीटर पर आवर, यानी भले ही रेत का थैला पूरा भरा हो, आधा भरा हो या पूरा खाली हो गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, जितनी इनिशियल वेलोसिटी
है उतनी ही फाइनल वेलोसिटी रहेगी। ये बात तो हुई कब, जब वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म दे रखी है, यानी एक्सेलरेशन 0 दे रखा है। अगर मान लो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं बोल दूं कि 2 है, तब बता दो फिर, तो एक्सेलरेशन तो फिर 0 नहीं हुआ, तो ये 2 तो रखना पड़ेगा। अब बताओ भाई टाइम, ऐसा क्वेश्चन भी तो आ सकता है। ठीक है, अगर ये टाइम दे दिया, टाइम आपको फिर निकालना पड़ेगा, कौन सा टाइम, कैसा टाइम, ये टाइम कौन सा, ये वाला टाइम। ये बोल रहा है कि सैंड बैग पूरा खाली हो गया, मतलब ये जो ट्रॉली है जिसमें रेत पड़ी है, रेत का थैला पूरा खाली हो जाता है, उतना टाइम। रेत यहाँ से लीक होनी स्टार्ट हुई, यहाँ से लीक होनी स्टार्ट हुई, तो मैंने टाइम स्टार्ट किया 0 से। अब ये जब पूरा रेत का थैला खाली हो जाता है, पूरा खाली हो गया, नीचे हो गई पूरी, वहां पे मैंने टाइम को कर दिया स्टॉप, ये टाइम निकालना है। तो ये 0 से कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ये निकालना है आपको। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से देखो, ये दे रखा है आपको, ये अगर यूनिफॉर्म दे रखा है तो ये तो किसी काम का नहीं, बट एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर दे दी तो फिर ये तो काम का है। तो 0.05 kg लिखा ही हुआ है, 1 सेकंड में 0.05 kg लिख रहा है। अब हमें 27 किलो, सॉरी 27 किलो इतना कितना, 25 किलो, 25 किलो, 25 किलो खाली होने में कितना टाइम लगेगा, 0.05 kg खाली हो, 0.05 kg को खाली होने में लगा 1 सेकंड का टाइम। 1 kg, 1 kg को खाली होने में लगेगा 1/0.05 सेकेंड। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। 25 kg को लगेगा 1.05 इंटू 25, 5/100, 500 सेकेंड। ये लो भाई, टी आपके पास आ गया, ये टी की वैल्यू यहाँ रख दो, ए की वैल्यू आपको दी हुई है, यू आपको 27 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसको आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, फिर ये कैलकुलेशन करो, आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। डन, ओके। क्वेश्चन को हर प्रकार से सोचा करो कि अच्छा ये दे रखा है, अगर ये दिया हुआ होता तो, अभी तो ये नहीं दे रखा, बट ये दिया हो सकता है दे दिया, तो फिर कैसे करेंगे ऐसे। ठीक है, थिंक किया करो, थिंक करना बहुत जरूरी है, फालतू चीजों की थिंक नहीं, अच्छी चीजों। पता चला कि कहीं बैठ के फालतू की चीजें सोचने लग गई, हमें तो भैया ने बोला था, ओवर थिंकिंग हो गई, आराम कर देना, मस्त रहा करो, एकदम बिंदास, एकदम मस्त। ठीक है, ओके। ये 12 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आया है, कर लिया होगा ट्राई अच्छे बच्चों आप। ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी। एक बॉडी है जिसका मास है 0.5 kg, ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ओके, विथ वेलोसिटी वी, वी दे रखा है आपको। ये वी देखो अक्स का फंक्शन है, ये क्या एक्सेलरेशन है क्या है, एक्सेलरेशन, अरे कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट है। ये वेर ए बराबर, ए की वैल्यू भी आपको दे रखी है 5 मीटर, जो भी दे रखा है कोई दिक्कत नहीं, ये इसकी यूनिट की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये एक्सेलरेशन होता तो फिर क्या दिया होता, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया होता भाई, बट ये नहीं दे रखा। हाँ, ये नहीं दे रखा, तो ए बराबर 5 है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट, आपको निकालना है वर्क डन। डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है एक्स बराबर 0 to 2 मीटर। देखो आपको सीधा सीधा ही पता चल रहा होगा वर्क डन बाय नेट फोर्स। अब डब्लू नेट, डब्लू, मैंने कहा था आपको 3 चीजें देखनी है, फॉर्मूला एफ डी एक्स, ये वाला डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एंड डब्लू बराबर डेल्टा के। ये नेट फोर्स लग रहा है तो ये सीधा सीधा लगाओ। हाँ, सही सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, एकदम सही सोच रहे हो, इससे भी हो जाएगा, करके देखेंगे, अभी देखेंगे करके। पहले ये मेथड लगाओ। डब्ल्यू नेट क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो डब्ल्यू नेट 1/2 m, ये तो आ गया कॉमन, बाहर आ गया, कॉमन आ गया, वी एफ का स्क्वायर माइनस का वी आई का स्क्वायर, 1/2 m, एम कितना दे रखा है 0.5, यानी 1/2 ही दे रखा है। वी एफ का स्क्वायर, तो ए तो 5 है, तो ए को तो बाहर निकाल लो, देखा है यहाँ से ए बाहर निकाल लेना, ए की जगह ही नहीं रखी हमने, तो 5 है गुणा 5,
ए को बाहर निकाल लिया गया है पकड़ के। वी एफ ए, अब एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 3/2 फाइनल ये रखो, 2, 2 की पावर 3/2 इसका स्क्वायर। वी आई ये रखो, एक्स की जगह 0 रखो, यहाँ पे 0 रखा तो वी कितना हुआ 0, 0 का स्क्वायर 0, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, तो 1/2, 1/2 कितना 5/4 इंटू 2 की पावर 8, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 की पावर 3 मतलब 8 आ गए, और ये 4 दूनी 8 हो गए, 4 दूनी 8 तो 5 दूनी 10 हो गए, 10 जूल, 10 जूल। ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमने v का स्क्वायर है, देखो ये v का स्क्वायर, ये v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर है तो a का भी तो स्क्वायर होगा ना, a का स्क्वायर होगा तो जो कॉमन आएगा वो a स्क्वायर कॉमन आएगा, a स्क्वायर मतलब यहाँ पे 25 आएगा, तो यहाँ पे ये 25 है, तो 25 दूनी 50, तो वर्क डन आपके पास आएगा 50 जूल। हाँ ये सही है, आपके पास आंसर आ रहा है 50 जूल। अब हम, ये तो एक मेथड हो गया, ठीक है, अब इससे करके देखते हैं। इसको भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं। चलो पहले तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, एक तो ये वे हो गया इसको सोल्व करने का। अब इससे भी हम दो तरीके यूज कर सकते हैं। पहला तो जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर दें, इंटीग्रेशन हम एक्स के रिस्पेक्ट में करें, एक तो ये इंटीग्रेशन को हम वी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैं वेलोसिटी वाला बता देता हूं, आप ये एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आप करके देख लेना। तो W बराबर एफ डी एक्स, एफ कैसे, एफ एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए डी एक्स, डी एक्स को डी एक्स एक बार लिख लो, एम तो एम, ए की वैल्यू डीवी बाई डी टी, बट हमें क्या करना है, हमें तो v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके निकालना है। तो अगर मैं a को, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं dx, अच्छा 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 ठीक है, v dv, हाँ ऐसे करते हैं, मतलब ये dv बाई dt होता है वैसे तो, बट अगर हम ऐसे करते हैं dx बाई dx ऐसे, तो dx बाई dt क्या बन जाता है, v बन जाता है, और ये dv बाई dx बन जाता है। ये होता तो यही है, e इज इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है ना, v बराबर dv बाई dx, ये फॉर्मूला आप जानते हो, पहचानते हो ना इसको, तो बस ये यूज कर रहे हैं। तो v dv बाई dx, अब बोलोगे भैया हमें कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही सब कुछ पता चलता है, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन एक बार किया, ऐसे क्वेश्चन आपने 5-7 कर लिए तो फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा, देखते ही पता लगेगा इसमें तो ये, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस ही सब कुछ है। तो ये dx से तो dx कैंसिल हो गया, m तो बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से, तो ये m बाहर निकाल लिया, और ये v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 हो गया, v स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 को भी बाहर निकाल लिया, वैसा ही नहीं बन गया क्या, 1/2 m, फिर अभी देखो v का लिमिट लगेगी कि v इनिशियल v फाइनल, अब v इनिशियल कैसे करोगे, x बराबर 0, तो 0 पे तो v इनिशियल 0 आ गया, v फाइनल, अब v फाइनल यहाँ पे x फाइनल, मतलब समझ रहे हो ना, v बराबर, v का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो अब v इनिशियल निकाल रहे हो तो v x इनिशियल रख दो, x इनिशियल 0 है, अब v फाइनल निकाल रहे हो, v फाइनल निकाल रहे हो तो x फाइनल की वैल्यू रख दो, v फाइनल आ जाएगा, a x फाइनल की वैल्यू 2, 2 की पावर 3/2, देखो वही तो बन रहा है, ये 1/2 m, ये v, ये vf का स्क्वायर, फिर ये a स्क्वायर, समझ गए ना, वही बन गया, वही सेटअप आपके सामने आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला सेटअप आपके सामने आ गया वापस। तो 1/2 m, m की वैल्यू रखी, vf, तो ये तो 0 है तो 0 रहने दो। अच्छा वहां पे मैंने कहा था कि a स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं भाई, ये तो v इनिशियल वैसे 0 ही हो रहा है, तो ये सीधा बचेगा a स्क्वायर, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, a स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 के क्यूब 8, ये बच गया, a का स्क्वायर 25 होता है, 25, और ये कैंसिल हो गए 2, तो 50 जूल आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं इसको, एक्स के रिस्पेक्ट में आप करके देख लेना, इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट से भी ऐसे कर सकते हैं, m
डीवी बाई डी टी। ये देखो, ये एक्स से एक्स कैंसिल मत करना, यहाँ पे देखो कैसे होगा, थोड़ा बता देता हूँ मैं। यहाँ पे जैसे मुझे क्या करना था, मैंने कहा था कि v के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो मैंने v के रिस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेशन करना था, इसलिए मैंने ये dx dx कैंसिल कर दिया। बट अगर आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो ये dx dx कैंसिल मत करना, ये dx तो आपको ठीक है रखना ही है, और dv बाई dx निकाल लो आप। ये आपको v दे रखा है, देखो v दे रखा है, इस v को d बाई dx, ये v ठीक है, v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और dv बाई dx की वैल्यू यहाँ पे रखो। ये dx है, ये v की वैल्यू यहाँ से, ये v की वैल्यू आपके पास ये देखो ये रही, यहाँ पे रख दो, ये v की वैल्यू रख दो, dv बाई dx निकाल लो, वैल्यू रख दो, ये फिर ये आपके पास इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 50 जूल आएगी, आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, मोबाइल बंद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, पढ़ लो, ट्राई कर लो इसको। मस्त सवाल है, जोरदार एकदम, बोले तो झकास। क्वेश्चन नंबर 14, द ब्लेड्स ऑफ ए वाइंड मिल। विंड मिल जानते हो ना, ये बड़ा सा एक होता है ऐसे, इसकी ये ब्लेड वगैरह लगी हुई होती है 3 ऐसे इस प्रकार से, ठीक है ऐसे, फिर ये घूमता रहता है। कहीं ऊंचे पहाड़ों पे देखा होगा, है ना, तो वहां पे अगर आप घूमने गए होंगे कभी, या फोन टीवी में देखा, तो ये इसी को कहते हैं विंड मिल। क्यों लगी होती है ये जो हवा में जो एनर्जी होती है, विंड एनर्जी, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। द ब्लेड्स ऑफ ए विंड मिल स्वीप आउट ऑफ ए सर्किल, बिल्कुल ये ऐसे घूमता है तो सर्किल ड्रॉ करता है ऐसे, ठीक है। ये भैया तो आपने इलिप्स बना दिया थोड़ा थोड़ा, ठीक है, आप सर्किल ऐसे मान सकते हो, ठीक है ना, कुछ हद तक ठीक है। तो सर्किल ऑफ एरिया ए, ये जो सर्किल इसने बनाया है इसका एरिया आपको ए बताया गया है, ठीक है। इफ द वाइंड फ्लोज एट ए वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर टू द सर्किल, इसकी जो वेलोसिटी है इससे फ्लो हो रही है, ये जो सर्किल है इसके परपेंडिकुलर ऐसे हवा इससे पास हो रही है, ठीक है। इफ द विंड फ्लोज एट ए वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर टू द सर्किल, ऐसे पास हो रही है, ये बोल सकते हो कि ऐसे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि ऐसे पास हो रही है, कैसे बोल दो। व्हाट इज द मास ऑफ द एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम टी, आपको पहले तो मास याद करना है, मास ये देखो, ये की बार ये मास का कॉन्सेप्ट बड़ा आया है आपके, ठीक है, तीसरी बार आ रहा है ये वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना, 1000 kg पर मीटर क्यूब, गलत, सॉरी वॉल्यूम नहीं, डेंसिटी, डेंसिटी कितनी, 1.2 kg पर मीटर क्यूब, एंड वॉल्यूम आपको ये दे ही रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, 30 मीटर, कहाँ पे दे रखा है, दे नहीं रखा कि इसमें, चलो देखते हैं, ये वॉल्यूम नहीं दिया इसमें, वॉल्यूम दिया ही नहीं है। अब फिर वॉल्यूम नहीं दिया तो कैसे करेंगे भाई, बताओ सोचो। वॉल्यूम है ना, ए तो दे रखा है आपको, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही तो होता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया होता है, एरिया इंटू हाइट, यानी हाइट भी एक प्रकार की क्या है, डिस्टेंस ही तो है। डिस्टेंस मतलब, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस होती है, या फिर बोलो स्पीड इंटू टाइम, वो कोई बात नहीं, स्पीड इंटू टाइम बोल दो, तो स्पीड इंटू टाइम या वी इंटू टाइम, ओके। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया, ये इसको रो 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 से लिख दो, रो रो, ठीक है। डेंसिटी को मैं रो से डिनोट कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं रो, नहीं आपको नहीं बोल रहा रो, इसको बोला, ये इसको बोला है रो, डेंसिटी को डिनोट किया रो से, इसको लिखा मैंने ए एस टी, ये रो ए एरिया एस टी, ये जो हाइट है इसकी जगह ये एस टी, ठीक है, समझ गए, ये मास आपके पास आ गया।
ये पहला पार्ट आपका ए वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया, आपके पास मास आ गया। बी में देखो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर, ये मास आ गया आपके पास 1/2 m v स्क्वायर या एस का स्क्वायर, समझ रहे हो, ये यहाँ पे वी लिख दो, ठीक है, यहाँ पे वी स्क्वायर, तो 1/2 m की वैल्यू वो रही रो ए वी टी, फिर वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर और ये एक वी क्यूब हो गया, ये आपके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। बी वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया आपके पास। सी में देखो ये थोड़ा मस्त क्वेश्चन है, यहाँ पे सी वाला अच्छा है। अज्यूम दैट विंड मिल कन्वर्ट 25% ऑफ द विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो ये जो विंड मिल है, ये जो चक्कर घूम रही है, ब्लेड वगैरह है, ये घूम रहा है ना ऐसे, तो ये विंड एनर्जी, हाँ हवा में जो एनर्जी है, इस विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। कौन? ये जो घूम रहा है ना विंड मिल, ये विंड मिल विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, बट कन्वर्ट कितना कर रहा है, इस विंड एनर्जी का सिर्फ 25% ही, सिर्फ और सिर्फ 25% ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब विंड एनर्जी है तो 100, बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमें मिल रही है वो सिर्फ 25 मिल रही है। क्या ये चीज समझ में आई आपको? बहुत अच्छे। तो एंड दैट ए एरिया हमको दे रखा है, ओके, एरिया दे रखा है आपको, वी दे रखा है, डेंसिटी आपको दे रखी है, बट आपको पहले से पता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस। इलेक्ट्रिकल पावर कितनी, आपको देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लो, ये विंड एनर्जी आपके पास ये रही आपके पास विंड एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने में आपको जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैं ई लिख देता हूँ, ई कितना होगा भाई, इलेक्ट्रिकल 25% यानी 0.25 1/2, यानी ये जो 1/2 है, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है ये विंड एनर्जी है, ठीक है, विंड एनर्जी का 25%, यानी तो 1/2 रो ए वी क्यूब टी, इसका 25%, तो 0.25 इंटू, इसको लिख दो 1/2 रो ए वी क्यूब टी, ये आपके पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर, आपको पूछा इलेक्ट्रिकल पावर, वेरी इजी, वेरी इजी, ये लो इलेक्ट्रिकल पावर, यही तो है। कैसे? पावर का फॉर्मूला W/T, W मतलब एनर्जी, तो एनर्जी बटा टी भी हम बोल सकते हैं। एनर्जी आपके पास आ गई थी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टी आया था यहाँ पे टी, तो टी से टी ये कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिकल पावर आपके पास ये आ गई, तो 0.25, तो 0.25 आपको ठीक है, ये 1/2 ठीक है, रो आपको दे रखा है, रो 1/2 kg पर मीटर क्यूब, एरिया आपको दे रखा है, वी भी आपको दे रखा है, वैल्यूज पुट करो एंड इलेक्ट्रिकल पावर निकालो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन, ट्राइंग टू, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, सबसे अटपटा क्वेश्चन यही है। जिसने जिसने भी इस क्वेश्चन को समझ लिया बहुत अच्छे, वेरी गुड। जिसको समझ आ गया कि ये निकालना है, ऐसा ऐसा होगा, इसका अगर आंसर देखो, वो तो कैलकुलेशन आपको करनी है, कि कैलकुलेशन करके अगर इसका आंसर निकाल दिया, तो जिसने भी कर लिया बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है, आ गए, सीख गए। करते हैं चलो। ए पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट, डाइटर, जो बंदा है, कोई पर्सन है जो अपना वजन कम करना चाहता है, जो डाइट करता है, उसको क्या बोलते हैं, डाइटर। लिफ्ट्स ए 10 kg मास, ये 10 kg मास उठाता है 1000 टाइम्स, 1000 बार, टू ए हाइट ऑफ 0.5 मीटर, अच्छा, ईच टाइम assume that the potential energy lost each time c lowers the mass is dissipated, potential energy lost each time c, the c वो कोई
लड़की है, लोअर्स द मास इज डिसिपेटेड। मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक लड़की है जो 10 kg का मांस उठाती है 1000 बार, और जब वो उठाती है ऐसे उसने मांस उठाया, उसकी जो एनर्जी लगी वो एनर्जी फिर वो वापस ऐसे जब जैसे उसने क्या करा, ऐसे डंबल उठाते हैं ना, ऐसे उठ गया, तो हमने हमारी जो फेट है, फेट एनर्जी, हमारे जो अंदर का फेट होता है ना, वसा फेट होता है, उससे जो हमारी मसल्स होती है उसने हमारी बॉडी से हमने एनर्जी ली, ऐसे उठाता उसे हमने ऐसे उठाया डंबल को, जैसे हमने डंबल को उठाया तो हमें एनर्जी हमने कंज्यूम की। अब जैसे ही मैं ऐसे वापस छोड़ता हूँ तो मेरी एनर्जी मुझे वापस नहीं मिली, वो वेस्ट हो गई, ये लिखा ना वेस्ट, तो वो अब वापस मुझे रिस्टोर नहीं हुई वो एनर्जी। मैंने जैसे ऐसे किया एनर्जी तो ले ली मैंने, बट अब एनर्जी वापस चली गई इन्वायरमेंट में खो गई कहीं, ठीक है, वापस रिस्टोर नहीं हुई, इसका मतलब ये है। तो आपको पूछा क्या है ए वाला पार्ट, हाउ मच वर्क डज शी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में इतना कितना काम किया। वेरी गुड, ये फॉर्मूला लगे, मुझे पता था आप कर लोगे, इतना तो कर ही सकते हो। तो एम कितना भाई, एम कितना दे रखा है 10 kg है, जी 10 है, और ये एच कितना दे रखा है 0.5 दे रखा है, 0.5 मतलब 1/2 दे रखा है। ये तो निकला एक बार उठाने पर, एक बार उठाया तो एम जी एच हुआ, बट इसने 1000 बार उठाया तो 1000, 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दो, ये लो, तो 0.5, 0.5 हो गया ना, इसको 0.5, 3 4 5 10⁵, ठीक है। अगर इसको और लिखना चाहो तो ठीक है, ये हो गया 0.5 इंटू 10⁵ जूल, इतना कार्य इसने ग्रेविटी के अगेंस्ट किया। बी वाला पॉइंट देखो, फेट सप्लाइज 3.8 इंटू 10⁷ जूल ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम विच इज कन्वर्टेड मैकेनिकल एनर्जी विथ 20%, 20 एफिशिएंसी रेट, हाउ मच फेट विल द डाइटर यूज अप। अरे वाह, ये बड़ा, तो बी वाला पार्ट है ना, यही इसमें अच्छी चीज यही है। देखो ये हमने क्या किया, ये इतना हमने काम किया, देखो इसको अगर मैं सीधा सीधा लिखूं तो 5/10, तो यहां से एक कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा 4, तो 50,000, 50,000 जूल जो है यहाँ पे काम हुआ है, या कह लो 5 × 10⁴, तो 50,000 जूल ये मैकेनिकल वर्क हुआ है, मैकेनिकल, मेरी बॉडी ने एनर्जी कंज्यूम करी, तो उस एनर्जी का एनर्जी तो और ज्यादा कंज्यूम करी थी, बस उसका सिर्फ 20% ही, 20%। एग्जाम्पल के लिए मेरी जो बॉडी है, जैसे मैं कसरत करी, मैंने एक्सरसाइज की, तो मेरी बॉडी से मुझे एनर्जी मिली 100, बट जो उस एनर्जी से जो एक्चुअल यूजफुल वर्क मुझे मिला वो सिर्फ 20 मिला, और ये 20 ये है, ठीक है। आपको ये ईटा दे रखा है, आउटपुट बट्टा इनपुट, आउटपुट आपके पास ये रहा, आपको मिला कितना, आपने कितना यूजफुल वर्क कितना किया, रहा आपके पास। ईटा आपको दे रखा है, इनपुट आपको निकालना है कि आपने ना, आपने बॉडी से एनर्जी कितनी कंज्यूम की, आपने अपनी बॉडी से एनर्जी कंज्यूम कितनी की, वो आपको निकालना है। तो निकाल सकते हो, ईटा आपको 20% ही दे रखा है, तो 0.20, 0.20, आउटपुट आपको 5 × 10⁴, एंड इनपुट आपको निकालना है, तो ये एनर्जी आपकी बॉडी से मिल जाएगी आपको। तो ई बॉडी कितना निकल के आया आपके पास, ये इधर गया 0.5 × 10⁴, 0.25, 20 × 100, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, यहाँ पे 10⁴ था, तो ये आपके पास आ गया 2.5 × 10⁵। इतनी एनर्जी आप अपनी बॉडी से ले रहे हो, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप अपनी बॉडी से इतनी एनर्जी आप ले रहे हो, उस एनर्जी का जो काम हुआ वो सिर्फ 20% हुआ, और वो इतना ही काम हुआ, ये यूजफुल मैकेनिकल वर्क इतना ही हुआ, ठीक है। आगे आपसे क्या पूछा है देखो, हाउ मच फेट विल द डाइटर यूज अप, ये कैसे निकालें।
यहाँ पे आपको दे रखा है कि 3 × 8 3.8 3.8 × 10⁻7 जूल इतनी एनर्जी, जब आप इतनी एनर्जी आप अपनी बॉडी से कंज्यूम कर लेते हो तो आपका जो 1 kg फैट है वो बर्न हो जाता है। ठीक है, अगर आपने अपनी बॉडी से इतनी एनर्जी आपने अगर ले ली तो आपका 1 kg फैट गायब। ठीक है, आपका 1 kg फैट, आपका 1 kg वजन जो है वो कम हो जाएगा, तो 1 kg फैट आपका बर्न हो जाएगा। बट आप एनर्जी ले कितनी रहे हो, इतनी। तो अगर मैं बात करूं 1 जूल एनर्जी अगर मैंने निकाली तो मेरा जो 3.8 × 10⁻7 kg मेरा फैट बर्न होगा। बात इतनी एनर्जी की हो रही है कि मैं अगर इतनी एनर्जी निकालूंगा तो फिर 2 × 10⁵ जूल इतनी एनर्जी की बात हो रही है। चलो भाई, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 × 10⁵ जूल इंटू 1/3.8 × 10⁻7 जूल। कैलकुलेशन करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। जो आपका फैट है वो मेरे हिसाब से 6.6 ग्राम बर्न होगा। इतना फैट आपका बर्न हो जाएगा, 6.6 ग्राम फैट आपका बर्न हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने आ रहा होगा, ट्राई करूँ इसको। ए फैमिली यूजेस 8 किलोवाट ऑफ पावर। कोई परिवार है जो 8 किलोवाट पावर इस्तेमाल करता है। डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एवरेज रेट 200 वाट पर स्क्वायर मीटर। इफ 20% ऑफ दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू यूजफुल इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये सोलर प्लेटें लगी है भाई, आजकल तो लगी होती है सब जगह, आपने देखा होगा। तो ये सोलर प्लेटें, इन पे सूरज की रोशनी पड़ती है। ठीक है, बना लेना ये तो सारा टाइम इनको बनाने में खपत हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार सोलर प्लेटें लगी होती है। और ये क्या बोल रखा है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस इन एवरेज 200 वॉट पर स्क्वायर मीटर। ये बोल दो कि 1 स्क्वायर मीटर जो है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो कितनी पावर जनरेट करता है, 200 वोट। बट इफ 20% ऑफ दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इसका सिर्फ और सिर्फ 20% ही, 20%, इसका 20% कितना हो गया, 40 हो गया। हाँ 40, तो 40 वोट ही सिर्फ यूजफुल वर्क में हमें काम में आ रहा है। सिर्फ 40 वोट ही हम यूज कर पा रहे हैं। हो तो इतना रहा है, 1 मीटर स्क्वायर से हो तो इतना पावर जनरेट हो रहा है, बट हमारे लिए जो यूजफुल है वो इतना ही 20% एफिशिएंट है खाली। तो अब 8 किलो वोट ये पूछ रहा है कि 8 किलो वोट इतना पावर जनरेट करने के लिए हमें कितना एरिया चाहिए। अब सिंपल सी बात है कि 40 वोट जो है, इससे हमें 40 वोट पावर हमें 1 मीटर स्क्वायर से मिल रही है। तो 1 वोट हमें मिलेगा 1/40 मीटर स्क्वायर से। 8 किलो वोट यानी 8000 वोट जो है, 8000 वोट हमें मिलेगा 1/40 इंटू 8000 मीटर स्क्वायर से। ये लो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गए। तो 200 मीटर स्क्वायर आपके पास ये आंसर आ गया कि 200 मीटर स्क्वायर इतना एरिया हमें लगाना पड़ेगा, इतना बड़ा एरिया। ठीक है, 200 मीटर स्क्वायर का एरिया हमें यूज करना पड़ेगा, तब जाके हम 8 किलोवाट पावर जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, कंपेयर दिस एरिया टू दैट रूफ ऑफ टिपिकल हाउस। जो हमारे घर में जो हमारी रूफ होती है वहां ज्यादा से ज्यादा वो 100 मीटर पर स्क्वायर की होती है। ठीक है, कुछ की बड़ी वो भी हो सकती है, बट ज्यादातर 50 से 100 मीटर पर स्क्वायर यही रेंज होती है ज्यादातर घरों की। तो 200 मीटर स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो गया। बस यही बोला कि कंपेयर करो, हो गया कंपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है। ट्राई करो, खुद से करो इसको। कर लिया ट्राई किया, जेई मेन का क्वेश्चन है, देख लो। बना दिया तो कॉन्फिडेंस आएगा कि देखो जेई मेन का क्वेश्चन बना दिया है।
बना लिया होगा, हम करते हैं। A person pushes a box on a rough horizontal platform surface. He applies a force 200 Newton over a distance. अच्छा, 100 Newton the total distance through which the box has been moved in a 30 मीटर. What is the work done? ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ये मैंने आपको वर्क एनर्जी एंड पावर 01 उसमें करवाया। मतलब क्वेश्चन ये नहीं है, सेम टू सेम नहीं है, बट सेम टू सेम इसके जैसा है। सेम टू सेम ये तो नहीं है, बट सेम टू सेम इसके जैसा है। सिर्फ और सिर्फ ये जो गिवन आपको जानकारी दी गई है, इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है, सिर्फ वो चेंज है, ये नंबर चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर आपने वो समझ लिया, अगर आपको वो समझ में आ गया, तो ये वाला क्वेश्चन आपको आराम से कर लोगे आप। तो आप जाओ वर्क एनर्जी एंड पावर 01, वर्क एनर्जी एंड पावर 01 उसमें जाओ और ये क्वेश्चन देखो, वहां से सोल्व करो इसको, समझो इसको, और फिर ये वाला क्वेश्चन लगा लो, आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, बाकी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें देखो व्हाट इज द वर्क डन बाय पर्सन। अब इसमें सिर्फ एक ही पार्ट पूछा है, वहां पे मैंने दो पार्ट समझाए। वहां पे जो क्वेश्चन है उसमें फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वो भी ऐड कर दिया उसमें। यहाँ पे एक पार्ट है कि जो ये जो पर्सन है, पर्सन ने कितना वर्क किया, वहां पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ये बक्सा घसीट के लेके जा रहे हैं, ठीक है, इस बक्से के घसीटने के कारण फ्रिक्शन फोर्स भी तो लग रहा है, तो इस फ्रिक्शन फोर्स ने भी कितना काम किया है वो भी निकाला है। तो आपको एक्स्ट्रा चीज सीखने को मिलेगी वहां से, तो वो आप वहां से देख लो, ये आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपकी। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये अभी आपका जेई मेन का क्वेश्चन है, 2014 में आया था। व्हेन ए रबर बैंड इज स्ट्रेच बाय ए डिस्टेंस एक्स, इट एक्सर्ट्स ए रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अच्छा, कोई रबर बैंड है जिसको मैं से खींचता हूँ और खींचता हूँ अक्स, मैंने अक्स खींचा, तो उस पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है वो आपको दे रखा है, ए अक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये आपको फोर्स दे रखा है। हाँ अच्छा, तो यानी जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, इस अक्स पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये फोर्स क्या है, एक वेरिएबल फोर्स है। ओके, A will be constant. The work done in stretching the unstretched rubber band by L is, मतलब अब ये तो आपको बता दिया गया कि x पे डिपेंड कर रहा है, बट अब मैंने जो ये रबर बैंड है इसको मैंने L तक खींचा, ठीक है, यहाँ से लेके मैंने L तक खींचा, तो यहाँ पे अब इसने पूछा है कि वर्क डन बताओ कितना हुआ। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स F डॉट डी एक्स, x1 टू x2, F आपको दे रखा है, ये x1 से x2 यानी ये 0 था, यहाँ से L हो गया, तो 0 से L इसकी लिमिट हो गई, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। ईजी है, आराम से कर सकते हो, इंटीग्रेशन करना है बस, और क्या है। 0 से L ए एक्स डी एक्स प्लस, ठीक है, अलग अलग कर दिया इनको, बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 से L, डब्ल्यू बराबर, ए बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, तो एक्स की जगह रखा L, तो ए एल स्क्वायर बाई 2, बी बाहर आ गया, एक्स क्यूब बाई 3, तो L क्यूब बाई 3, ये आपका आंसर आ गया। ए और बी की अगर वैल्यू दी हुई थी तो फिर वो पुट कर देते, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है, ए एल स्क्वायर बाई 2, बी एल क्यूब बाई 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, a particle is moving in a circular path of radius a under the action of an attractive potential। बताओ क्या पूछा आपसे, टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी आपसे पूछे, टोटल एनर्जी क्या होती है भाई, टोटल एनर्जी आप क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो आपको दे रही कि आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, टोटल एनर्जी आपके पास आ जाएगी। वीडियो तो चल रहा है क्या, बिल्कुल चल रहा है, माइक भी चल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि वीडियो बीच में बंद भी हो जाता है, कभी कभी वीडियो की लेंथ अगर ज्यादा हो जाती है तो वीडियो बंद हो जाता है, कभी कभी माइक भी बंद हो जाता है, इसका जब चार्ज खत्म हो जाता है तो वो देखना पड़ता है बार बार। एक बार हो गया था, तो ये माइक बंद हो गया और मैं पढ़ाते ही रह गया, तो ऐसा भी होता है कभी कभी।
ओके, पोटेंशियल एनर्जी तो आपको दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। तो वही पोटेंशियल, अब आप फोर्स निकालो पहले तो। मैंने इसका डी यू बाई आर दे रखा है, तो डी यू बाई डी आर, क्योंकि यहाँ जो पोटेंशियल आपको दे रखा है ये कितना दे रखा है, माइनस का के बाई 2r²। अगर यहाँ पे x होता, मतलब k तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे r की जगह x होता तो यहाँ पे x लिख देते, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते, वरना फिर ये r है तो r के यहाँ a होता तो a के, b होता तो b की, हो गई वाली बात नहीं, d बाई डी आर रखा, u माइनस का k 2r², माइनस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस हो गए, k बाई 2 बाहर आई, r की पावर -2, डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 2, आर की पावर माइनस का 2, -1 तो -3, तो माइनस का 2/r³। ये लो भाई, माइनस का, ये माइनस का साइन लगा, ये 2 लगा भाई, r³ लगा, और ये 2 से 2 तो हो गए कैंसिल, तो ये क्या बन गए, r³। ये फोर्स आ गया आपके पास। अब देखो ये बोल रहा है सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ है मतलब mv², सेंट्रीपिटल। अब सेंट्रीपिटल फोर्स ये कैसे पता चला, ये देखो माइनस का साइन, माइनस का साइन, अगर कोई फोर्स लिखा है और फोर्स में यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, तो मतलब आप समझ जाओ कि वो अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन आता तो वो रिपल्सिव फोर्स होता। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही करता है। ये बांध के कौन रखता है, ऐसे खींच के रखता है ना, ऐसे अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ऐसे बांध के रखता है, तभी वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो। हाँ, तो mv²/r, ये किसके इक्वल हो गया, माइनस, माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस सिर्फ और सिर्फ इसका नेचर बता रहा है, माइनस सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रकृति बता रहा है कि ये कैसा है, अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। हमें पता लगा लिया कि ये अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव है तभी हमने लिखा कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, समझ गए। तो ये माइनस का साइन नहीं लगेगा, और यहाँ पे माइनस सिर्फ इसका काम खत्म हो गया, माइनस ने बता दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, तो हमने बस ये यूज कर दिया। ये लो भाई, यहाँ से एक r कैंसिल हो गई, r² बच गया। और हमें काइनेटिक एनर्जी सही, तो ये लो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी, ये काइनेटिक एनर्जी बन गई ना, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई आपके पास, k/2r²। और पोटेंशियल एनर्जी आपको कितनी दे रखी है, u कितना दे रखा है आपको पोटेंशियल एनर्जी, माइनस का k/2r²। तो टोटल एनर्जी आपके पता चल ही गई होगी कितनी है, दोनों को ऐड करो, ऐड करो दोनों को, 0। टोटल एनर्जी आपकी 0 आई। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप पढ़ो, ट्राई करो इसको। इन एलिवेटर इज ए बिल्डिंग कैन कैरी मैक्सिमम टू स्पेस। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, वर्क एनर्जी एंड पावर 06, यानी पावर वाले लेक्चर में, पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर 06, पावर वाले लेक्चर में, शक्ति वाले लेक्चर में, वर्क एनर्जी एंड पावर 06 में मैंने आपको ये क्वेश्चन, ये नहीं इसके जैसा ही क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो आप उस लेक्चर में आप जाके इसको समझो, फिर ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, आपका क्वेश्चन मिनटों ना सेकंडों में बन जाएगा, ठीक है। और उसमें मैंने, जैसे इसमें क्या दे रखा है, कांस्टेंट स्पीड, और इसमें क्या बोला है कि ये द फ्रिक्शन फोर्स अपॉन द एलिवेटर मूविंग अप। इसमें जो ये एलिवेटर है ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। अब ऊपर की ओर जा रहा है, मैंने आपको हर केस समझाया है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अब एलिवेटर इसमें ऊपर की ओर बताया, तो मैंने बताया कि एलिवेटर नीचे की ओर जा रहा हो तब कैसे करेंगे। अब इसमें बोला कि कांस्टेंट स्पीड यानी एक्सेलरेशन 0, तो मैंने बताया कि अगर एक्सेलरेशन आपको दे दिया, मान लो 2 दे दिया, अगर आपको एक्सेलरेशन दे दिया तो कैसे करोगे। अब एक्सेलरेशन भी ऊपर की ओर हो तब कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर हो तब कैसे करेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन ऊपर की ओर हो बट ये जा नीचे की ओर है, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर बट ये जा ऊपर की ओर है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर हो, इसमें भी देखो एक्सेलरेशन नीचे की ओर, ये 2 केस बन सकते हैं, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर, ये 2 केस बन सकते हैं। सभी मैंने आपको चीजें बताई, एक्सप्लेन किया एक चीज। तो वर्क एनर्जी एंड पावर 06 में जाओ और इस क्वेश्चन को समझ लो।
ठीक है, ये 20 नंबर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर आएगा, आंसर बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसका आंसर आएगा बी वाला आंसर करेक्ट है, 66,000, 66,000 वोट, ये आंसर आपका आएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था ना जिसमें मैंने आपको बताया था कि वर्क एनर्जी पावर 01 लेक्चर देख लेना, वो कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में जो आपका आंसर आएगा, ये कौन सा है, 20 नंबर क्वेश्चन आएगा, ये 17 वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 5250, 5250, 5250 जूल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 5250, ठीक है। और ये 20 नंबर क्वेश्चन था, एन एलिवेटर विद बिल्डिंग, ठीक है, ये 20 नंबर क्वेश्चन हो गया, 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ रहा है, इजी क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है ये नीट का क्वेश्चन है भाई, डॉक्टरों की बारी आ गई अब, ठीक है, तो डॉक्टरों करो, डॉक्टर साहब। वर्टिकल स्प्रिंग विथ फोर्स कांस्टेंट के इज फिक्स्ड ऑन ए टेबल। वर्टिकल स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग कैसे, एक्चुअली ऐसे, यहाँ पे इसको हिंज किया गया है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार ऐसे बना दो, फोर्स कांस्टेंट के एट ए बॉल ऑफ मास m, एक बॉल है जिसका मास m है, एट ए हाइट एच अबव द फ्री अपर एंड of the spring falls vertically on the spring so that the spring is compressed by a distance d. Ball of mass m at a height h above the free upper end. अच्छा, ये जो हाइट एच दे रखी है आपको, ये यहाँ से दे रखी है, यहाँ से, ये बोला ना फ्री अपर एंड, यानी जो ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का फ्री अपर एंड ये फ्री है, ठीक है, इसको तो हिंज किया गया है ना, ठीक है, इसको तो फिक्स कर दिया, इसको तो हिंज कर दिया, ये फ्री है, अपर है, ठीक है, फ्री अपर एंड है ना ये, यहाँ से इस बॉल की जो हाइट है ये एच दे रखी है, और फिर ये जब गिरता है इस पे, फॉल्स वर्टिकली ऑन द स्प्रिंग शो दैट द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, इसकी जो ये कंप्रेस हो जाता है, मान लो यहाँ तक कंप्रेस हो गया तो ये डी, ठीक है, तो यहाँ तक ये कंप्रेस हो गया, स्प्रिंग को ऐसे दबा, ये बॉल है ना, इस पे पड़ती है, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, कंप्रेस यहाँ से कितनी हुई डी, ठीक है, तो डी कंप्रेस हो गई, द नेट वर्क डन इन द प्रोसेस इज, अरे भाई वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। देखो ये एक तो ये आप याद कर लो कि जो ये बॉल है इसने कितना वर्क किया, बॉल नीचे जा रही है, यानी ग्रेविटेशन फोर्स द्वारा किया गया कार्य, तो ग्रेविटेशन ने कितना वर्क किया, एम जी एच, तो एम जी और ये एच प्लस डी, यानी ये यहां तक आके रुका ना, यहां से गिरा, यहां तक आके गिरा, ये यहां से गिरा, ये यहां तक आके गिरा, तो एच प्लस डी होगा, एच प्लस डी, ये तो ग्रेविटेशन फोर्स द्वारा किया गया कार्य हो गया। अब स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स द्वारा किया गया कार्य, तो माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस का हाफ के, अब ये कंप्रेशन कितना, एक्स क्या होता है, एलोंगेशन एंड कंप्रेशन होता है, तो यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, तो हाफ के डी स्क्वायर हो गया, तो नेट कितना हो गया, इनको ऐड कर दो, तो एम जी एच प्लस डी माइनस का हाफ के डी स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एम जी एच प्लस डी माइनस का हाफ के डी स्क्वायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ओके, ठीक, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर लेक्चर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपकी छुट्टी। काफी कुछ आप सीख गए हो, काफी कुछ का बहुत कुछ सीख गए हो, अगर आपने ये लेक्चर पूरा देखा है यहाँ तक तो आप काफी कुछ सीख गए हो, बहुत कुछ सीख गए हो। A ball is thrown vertically downward from a height 20 मीटर with an initial velocity u naught। एक बॉल है, ये रहो बॉल, इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है u नोट, u नोट, इसको फेंका जाता है वर्टिकली डाउनवर्ड 20 मीटर विथ एन इनिशियल, 20 मीटर विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u नोट, ये हाइट दे रखी है यहाँ से, ये मान लो अर्थ सरफेस है, और इसकी जो ये हाइट दे रखी है आपको 20 मीटर हाइट दे रखी है, ठीक है। इट कोलाइड विद द ग्राउंड
ये आती है यहाँ पे, टकराती है, और टकराने के बाद रिबाउंड टू द सेम हाइट। अच्छा देखो यहाँ से मैंने इसको वेलोसिटी दी, देखो यहाँ पे वेलोसिटी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यूनिट यही तो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, इसको मैंने वेलोसिटी दी ऐसे और फेंका, ग्राउंड से टकराई और टकरा के वापस इसी हाइट पे वापस पहुंच गई, ये आपको दे रखा है। द इनिशियल वेलोसिटी यूनिट इज, आपको फाइंड करनी है इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो स्टार्टिंग में ई एनर्जी, जो इनिशियल एनर्जी वो बताओ, काइनेटिक एनर्जी है इसकी कुछ 1/2 एम दे रखा है क्या मास इसका, इनिशियल 50% एनर्जी इसकी खर्च हो जाती है, नहीं एम तो नहीं दे रखा है, कोई नहीं अपने एम कंसिडर कर लेते हैं। तो एम ठीक है, तो यू नॉट स्क्वायर मानना, लेट्स सपोज कंसिडर किया कि इसका जो बॉल का जो मास है वो एम है, एम मास की बॉल है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी ना, इसका यू नॉट वेलोसिटी है स्टार्टिंग में, ठीक है, और ये कुछ अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पे भी है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो प्लस एम जी एच, 20 लिख देते हैं, 20 इंटू 10 200, वो कोई बात नहीं 200 ये लिख दो इतना। अब फाइन यहाँ पे आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो फाइनल, अब ये एक बात बताओ, जब ये बॉल यहाँ पे है तो इसकी एनर्जी इतनी है, ये ग्राउंड को हिट नहीं करी, ग्राउंड से हिट करने से ठीक पहले यानी इस पॉइंट पे ग्राउंड को हिट करने से ठीक पहले जो एनर्जी है वो कितनी होगी, इतनी ही होगी, इतनी ही होगी। आप बोलोगे भैया वहां पे तो एमजीएच एनर्जी नहीं होगी, हाँ बिल्कुल वो तो कोई बात नहीं, तो एमजीएच जो ये पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हमको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 एम वी स्क्वायर, जो वी हमको पता नहीं है कितना है, और ये एमजीएच है यानी 200 एम, ये जीरो हो जाएगा, और सारी की सारी एनर्जी किसमें बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो टोटल एनर्जी तो इतनी रहेगी, टोटल एनर्जी 100 थी 100 ही रहेगी ना, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। बट ये जब टकरा जाती है, टकराने के बाद इसकी 50% एनर्जी यानी आधी एनर्जी वो लॉस हो जाती है, तो 1/2 ये इनिशियल एनर्जी थी इतनी थी, इसका आधा कर रहे हैं, तो 1/2 एम यू नॉट स्क्वायर प्लस 200 एम, इसकी आधी फाइनल इनिशियल एनर्जी इतनी थी, टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन इतनी एनर्जी बची। अब ये जो एनर्जी है किसके इक्वल हो जाएगी, ई एफ जो है किसके इक्वल होगा, एम जी एच की, ई एफ बराबर एम इंटू 10, ये हाइट कितनी 20, तो 200 एम के बराबर हो गई। हमको यू नोट फाइंड करना है, ठीक है, तो 1/2 ये लिखो, इसके इक्वल कर दो 1/2 एम यू नोट स्क्वायर प्लस का 200 एम बराबर का 200 एम। ये 1/2 है ना यहाँ पे, तो ये 1/2 यहाँ पे चला गया, तो 400 एम हो जाएगा, 400 एम, ये 200 एम, ये 400 एम, ये इधर गया 200 एम इधर गया, तो ये कितना बन जाएगा 200 एम, ये लो, ये एम कैंसिल हो गए, ये लो, ये 2 इधर चला गया, तो वापिस ये तो 400 400 हो गया, क्या बात है, कभी 200 था अभी वापिस 400 आ गया, वापिस 400 हो गया, बड़ा अच्छी चीज है, ये मुझे पसंद आया, ये लो, तो वी नोट आपके पास आ गया, वी नोट नहीं सॉरी यू नोट, यू नोट है, तो यू नोट कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बस इतने क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, इसी के साथ आपका ये जो लेक्चर है ये भी कंप्लीट होता है। ठीक है, कुछ सीखने को मिला, मजा आया। तो आप अगर आपने ये लेक्चर यहाँ तक पूरा देख लिया तो आप बहुत कुछ सीख चुके हो, बहुत कुछ सीख चुके हो। ठीक है, तो बस इस लेक्चर करते हैं फिनिश, पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।